बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो है वो चिराग पासवान के लिए अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है। मतलब ये है कि जो लोकसभा चुनाव का परिणाम रहा है उससे विधानसभा चुनाव का कुछ लेना देना है नहीं, और इस वजह से इस बार अपने दम पे चिराग पासवान को यह साबित करना पड़ेगा कि वो योग्य हैं और वो बिहार की राजनीति में काफी प्रासंगिक भी हैं। ऐसा उनको करना पड़ेगा। अग्नि परीक्षा मैं क्यों कह रहा हूं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये बिहार का विधानसभा चुनाव उनके लिए अग्नि परीक्षा क्यों साबित हो सकता है। इस पूरी जानकारी से आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैंने पहले ही लिखा हुआ है कि विधानसभा चुनाव 2025 चिराग की अग्नि परीक्षा। अब चिराग की अग्नि परीक्षा हो सकती है, वजह यह है कि ये जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है ये चुनाव बिल्कुल लोकसभा के तर्ज पे नहीं होने वाला है। ये बहुत अलग चुनाव होगा और इसमें चिराग पासवान को खुद को साबित करना पड़ेगा कि वो बिहार में काफी प्रासंगिक हैं और बिहार की राजनीति में उनका दबदबा है। कुछ वजह है जिनकी वजह से मैं बता रहा हूं कि ये चुनाव उनके लिए अग्नि परीक्षा साबित होगा। सीधे सीधे उन वजह पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये जो तस्वीर है इसमें 4 कॉलम बनाए हैं। इन चारों कॉलम को आपको समझाऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। और सबसे पहला वजह है मोदी फैक्टर। ये जो मोदी फैक्टर है वो इस चुनाव में नहीं होने वाला। मोदी फैक्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। मतलब बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें मोदी जी का फैक्टर, मोदी जी का चेहरा नहीं होगा। अब आप समझिए लोकसभा के चुनाव पे, लोकसभा चुनाव में इनका 100% का स्ट्राइक रेट था। वजह उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी थे, क्योंकि ये मोदी जी को बताते हैं कि ये इनके राम हैं और वो जो चिराग पासवान है वो हनुमान है। और इस वजह से जितने भी मोदी जी के वोटर हैं वो चिराग पासवान के ऊपर शिफ्ट हो गए और उन्होंने दिखाया कि भाई चिराग पासवान बहुत मोदी जी के लिए लॉयल हैं। तो इस लॉयल्टी का इनाम मिला कि जितने भी मोदी के सपोर्टर वोटर, बीजेपी के वोटर थे वो चिराग पासवान की तरफ चले गए। और इसी का परिणाम रहा कि 5 में से 5 सीटें जीतने में चिराग पासवान सफल हो गए। स्ट्राइक रेट इनका 100 पहुंच गया। लेकिन अब सीधे आ जाते हैं नीचे, और नीचे लिखा गया है कि 2020 में जो रहा इनका 0% स्ट्राइक रेट रहा। वजह रहा कि भाई इन्होंने 100 से ऊपर सीटों पे चुनाव लड़ा लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाए। एक जीते थे लेकिन बाद में जो इनका विधायक था वो जाके नीतीश कुमार के पार्टी को ज्वाइन कर लिया, नीतीश कुमार में जाके मिल गया। और इसी वजह से इनको कहीं ना कहीं इनका जो स्ट्राइक रेट रहा वो बिहार में 2020 का जो विधानसभा चुनाव रहा था वहां पे 0 बटा सन्नाटा रहा। मतलब एक तरफ 100% स्ट्राइक रेट मोदी जी थे, तो अब जब ये मोदी जी से अलग होकर चुनाव लड़े थे तो उस वक्त इनका स्ट्राइक रेट जो था वो 0% था। तो ये जो 2020 में इनका 0% का स्ट्राइक रेट रहा, एक तरफ 100%, एक तरफ 0%, एक तरफ मोदी जी थे, एक तरफ मोदी जी नहीं थे। एक तरफ वजह यह था कि मोदी फैक्टर था, लोकसभा का चुनाव था, और इसमें फैक्टर यह था कि विधानसभा का चुनाव था और मोदी जी नहीं थे। और इसी का परिणाम रहा कि इनको एक भी सीटें नहीं मिली। एक सीट मिली तो वो भी बाद में जेडीयू में ट्रांसफर हो गई। वो जो विधायक हैं वो जीत के जेडीयू में चले गए और इसी वजह से जो इनका स्ट्राइक रेट रहा वो 0 रहा। तो इसको भी भूला नहीं जा सकता। और 2025 के लिहाज से देखा जाए तो फिर से विधानसभा में इनका कैसा प्रदर्शन होने वाला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अब आइए कुछ और मुद्दों पे आ जाते हैं। अब मुद्दा नंबर 3 है सीट 243 हिस्सेदार कई। मतलब 243 सीटों में हिस्सेदारी का मामला अब सामने आ जाता है। 243 सीटों में कम से कम जेडीयू 100 पे सहमत होगी, उतना ही सीट बीजेपी को भी चाहिए होगा। मतलब 200 सीट तो जो है बीजेपी जेडीयू आपस में बांट लेगी। अब बात करते हैं 43 सीटों पे। तो 43 सीटों में हम यानी जीतन राम मांझी भी हैं, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, और अगर उसके बाद बात की जाए तो चिराग पासवान भी हैं। मैं अभी पशुपति पारस को काउंट नहीं कर रहा, इसका वजह भी बताऊंगा। लेकिन अगर आप सोचिए कि 243 सीटों का बंटवारा हो रहा है, 100 बीजेपी ले गई, 100 जेडीयू के पास चला गया, बचा कुल 43 सीट। अब 43 सीटों में अगर यह हुआ कि चिराग पासवान को ज्यादा सीट दी जाए तो ये जो 2 पार्टी के लोग हैं ये काफी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इनको लोकसभा में भी काफी अनदेखी का सामना करना पड़ा था। एक एक सीट पे जो है ये लोग चुनाव लड़े थे। उपेंद्र कुशवाहा तो चुनाव बिहार गए थे। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि चिराग पासवान को अगर खुश किया जाएगा तो ये 2 लोग नाराज हो जाएंगे। और ये जो है वो दलित के नेता हैं, एक हैं कोयडी कुशवाहा के नेता, और इस वजह से ये दोनों जाति से कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो मतलब बैड साधना नहीं चाहेगी
और जो सीटों की हिस्सेदारी होगी वो लगभग बराबर ही होगी, मतलब 10 से 11 सीटों पे ये चुनाव लड़ेंगे। और अगर ये 10 से 11 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं तो अपने आप को साबित करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर 2-4 भी सीटें हार जाते हैं ये, तो बिहार विधानसभा में इनका वो रुतबा, वो एक तरीके से बात नहीं रह जाएगा जो इनका रहना चाहिए। क्योंकि बिहार राजनीति में अभी ये काफी नए हैं, इनको बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। बिहार के सत्ता में भी कई लोग इनको देखना चाहते हैं, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब इस बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान खुद को प्रूव कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं पशुपति पारस की। अगर पशुपति पारस को भी एनडीए ने अब टिकट दिया, क्योंकि इस बार लोकसभा में तो इनको एक भी टिकट नहीं मिला था, और अगर इस बार इनको टिकट मिला तो सीटों का बंटवारा जो है वो और कम हो जाएगा, और इसी 43 सीटों में से पशुपति पारस को भी सीट देना पड़ेगा, और इस वजह से चिराग पासवान की सीटें और कम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये कम होती हुई सीटें जो है वो चिराग पासवान की मुश्किल बढ़ा सकती है बिहार विधानसभा के चुनाव में। और अगर इनको टिकट नहीं दिया गया, मतलब अगर पशुपति पारस को टिकट नहीं दिया गया, तो ये लड़ाई आपको देखने को मिल सकती है, चाचा वर्सेस भतीजा की लड़ाई, जो सदियों से चली आ रही है। सदियों से नहीं, मतलब दशकों से तो चली आ ही रही है। वजह यह है कि चाचा जी अपने तरफ की बात रखते हैं, भतीजा जी का अपना एक मत है, और इस वजह से चाचा भतीजे की लड़ाई हो सकती है, और परिणाम वही हो सकता है। आपने देखा होगा जिस तरीके से 2020 में चिराग पासवान जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को उतारे थे और जेडीयू को नुकसान हुआ था 21 सीटों का, वही यहां पे भी हो सकता है। यानी चिराग पासवान जहां जहां से चुनाव लड़ेंगे, पशुपति पारस वहां वहां से अपने कैंडिडेट जरूर उतारेंगे। हालांकि इन्होंने दावा किया है कि ये 243 सीटों पे जो तैयारी है वो कर रहे हैं, और अगर चिराग पासवान जहां जहां से अपने कैंडिडेट उतारे और पशुपति पारस ने भी वहां से अपने कैंडिडेट उतार दिए, तो चिराग पासवान को इसका भारी नुकसान हो सकता है। वजह यह है कि पासवान जो वोटर हैं वो चिराग पासवान से ज्यादा अब पशुपति पारस के हैं, और वजह इसका यह भी है कि जितने भी पासवान के मुद्दे होते हैं, पशुपति पारस उसके ऊपर बोलते हैं, चिराग पासवान उसके ऊपर मौन रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं पासवान वोटर इस बात को समझ रहे हैं, और इस वजह से पासवान जो वोटर हैं वो अगर पशुपति पारस के पाले में चले गए, यानी चिराग पासवान के जो कोर वोटर हैं, अगर वो पशुपति पारस के पाले में चले गए, तो सीटों की संख्या, जीती हुई सीटों की संख्या और कम हो सकती है। हो सकता है पशुपति पारस हार जाए, जैसे चिराग पासवान हार गए थे, लेकिन जो परिणाम होगा वो चिराग पासवान के पक्ष में भी नहीं होगा, और इस वजह से जो है चिराग पासवान बैकफुट पे आ जाएंगे, और विधानसभा का जो चुनाव होगा उतना बेहतर नहीं हो पाएगा जितना बेहतर यहां लोकसभा में मोदी फैक्टर और बाकी फैक्टर की वजह से हुआ था। तो आप समझिए कि एक तो मोदी जी का चेहरा नहीं है, ऊपर से चाचा भी बागी हैं, ऊपर से दल इतने सारे हैं, और ऊपर से अगर बात किया जाए तो इनका 2020 में जो विधानसभा का रिकॉर्ड रहा है वो कुछ खास ठीक रहा नहीं है। इस वजह से मैं ये बता रहा था आपको कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें चिराग पासवान को अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा, बिना मोदी के नाम के और बिना कम सीटों पे, और आपको ये प्रूफ करना है कि आप योग्य हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ऊपर से अगर चाचा बागी हो तो कैसे कर पाएंगे चिराग पासवान ये प्रूफ, आप कमेंट करके बताइए। आपको भी अगर समझ में कुछ आता है तो आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान के बारे में, इस बार का विधानसभा चुनाव चिराग पासवान के लिए कैसा होने वाला है, कमेंट कीजिए, अपना राय हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।